नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर चल रहा है, जो कि जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का है पूरा। इसमें हमारा सुबह का लेक्चर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का रहता है, तो जाहिर सी बात है यह लेक्चर आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का है, और शाम वाला लेक्चर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का रहता है, तो शाम को देखा जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट करंट की। देखिए, नोबेल पुरस्कारों के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी आर्थिक समीक्षा 19-20 की, इसके अलावा केंद्रीय बजट 2020-21 की और उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 की। ठीक है, जिन लोगों ने वह लेक्चर छोड़ा हुआ है, डाटा ज़्यादा है इस वजह से, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए, डाटा ज़्यादा होता ही है ऐसी चीज़ों में, और वो बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से आएंगे आपकी परीक्षा में, चाहे आप आर दे दीजिए, चाहे आप यूपी पीसीएस दे दीजिए, या फिर चाहे आप आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं को दे दीजिए, वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न आएगा ही आएगा उस जगह से। ठीक है, तो आप जो है जा करके उसको कंप्लीट करना सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। चलिए बात कर लेते हैं अब नोबेल पुरस्कारों की। तो नोबेल पुरस्कारों के चलने से पहले, यानी नोबेल पुरस्कार 2019 किसको किसको मिला और किस किस क्षेत्र में मिला, यह जानने से पहले आइए कुछ बेसिक जानते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो देखिए, एक स्वीडिश उद्यमी और आविष्कारक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। इनके द्वारा जो है अपनी वसीयत में कहा गया कि जब इनकी मृत्यु हो जाए तो इनकी संपत्ति का उपयोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाए। ठीक है, इसी कारण इनको नोबेल पुरस्कारों का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबल फाउंडेशन की स्थापना कर दी गई, और जिसके द्वारा जो है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जाने लगे। बाद में जो है स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों को भी दिए जाने की घोषणा की गई। यह इनसे अलग था। ठीक है, इनसे अलग था। ठीक, यह तो इनकी घोषणा के अनुसार था, अल्फ्रेड नोबल की घोषणा के अनुसार था। बाद में जो है कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा यह घोषणा की गई कि उसके द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाएगा, और यह घोषणा इसके द्वारा की गई थी वर्ष 1968 में। ठीक है, तो पहली बार जो है वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए बात करते हैं सबसे पहले अब 2019 के नोबेल पुरस्कारों के बारे में बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। तो देखिए, इसे 14 अक्टूबर 2019 को दिया गया। यह संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया, जो कि थे अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। ठीक, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो पति पत्नी हैं। यह देखिए 5वें ऐसे कपल या वैवाहिक मैरिड कपल हैं या वैवाहिक दंपति हैं जिनको एक साथ एक ही विधा या फिर एक ही क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, 5वां स्थान है इनका। चलिए आइए कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वैश्विक गरीबी उन्मूलन में इन सभी के प्रायोगिक दृष्टिकोणों के लिए मिला है। ठीक, अभिजीत बनर्जी जो है एमआईटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो द्वारा दो मुख्य बुक लिखी गई, 2-3 मुख्य बुक है लिखी गई हैं। तो जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहली बुक है पुअर इकोनॉमिक्स, जिसे गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। वहीं इनकी अन्य पुस्तकें, यानी कि अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो की अन्य पुस्तकें गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, और एक अन्य पुस्तक है पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, एस्थर डुफ्लो जो है वह पिछले 50 वर्षों के इतिहास में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार को, यानी अर्थशास्त्र के नोबेल को पाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। इनकी उम्र है 46 वर्ष। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कारों के बारे में। तो नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा 11 अक्टूबर 2019 को की गई, और इसे इस बार जीता इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली जी ने। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो इथियोपिया की आप लोकेशन देखिए, वहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका में मिल जाएगा। ठीक है, अफ्रीका का मैप देखेंगे, अफ्रीका के मैप में जब आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको इथियोपिया का मैप मिल जाएगा। ठीक है, सोमालिया के ठीक ऊपर आपको मिलेगा इथियोपिया का मैप, वहीं से आप देख लीजिए। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे अबी अहमद अली, जिनको वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार इनको अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवादों के समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों की। देखिए, यह इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। ठीक, थोड़ा हर चीज़ को जानने का प्रयास मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ के बता दूँ आपको। देखिए, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया कि
इस वर्ष का पुरस्कार ऐसे सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है जो इथियोपिया तथा पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रों में शांति और सुलह मैत्री के लिए कार्य करें। क्या यह इंपॉर्टेंट है? आप बताइए, नहीं ना। नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों का। जो इंपॉर्टेंट होगा उसे डिस्कस किया ही किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहाँ से पेपर में प्रश्न बनेगा, जो चीज़ छोड़ रहा हूँ वहाँ से पेपर में अगर प्रश्न बन जाएगा तो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2018-19, देखिए वर्ष 2018 में जो है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है। 2018 और 19 का पुरस्कार एक साथ दिया गया और इसकी घोषणा की गई 10 अक्टूबर 2019 को। साहित्य के क्षेत्र की बात हो रही, इसका साहित्य के क्षेत्र के 2018-19 पुरस्कारों की घोषणा एक साथ की गई। 2018 का पुरस्कार दिया गया था ओल्गा टोकारजुक को और 2019 का पुरस्कार दिया गया पीटर हैंडके को, ठीक है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। इनको यह पुरस्कार इनकी भाषागत सरलता के साथ साथ मानवीय अनुभव की परिधि एवं विशिष्टता का अन्वेषण करने हेतु प्रभावशाली कार्य हेतु दिया गया, ठीक है। किसको? ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडेक को। वहीं ओल्गा टोकारजुक को जो है वर्ष 2018 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि पोलैंड की लेखिका हैं। इनको यह पुरस्कार जो है अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कथात्मक परिकल्पना हेतु दिया गया, ठीक है। देखिए, फिर से आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को क्रमशः अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार 2019 जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों को जो है नोबेल पुरस्कार को 2018-19 के एक साथ दिए गए साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार, और इनमें जो है 2019 के लिए ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके को दिया गया और 2018 के लिए ओल्गा टोकारजुक को दिया गया, जो कि पोलैंड की लेखिका है, ठीक। पुअर एंड इकोनॉमिक्स, जो कि अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो की बुक है, या गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर भी रही। इनकी अन्य पुस्तकें गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स एंड पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक। चलिए, बात करते हैं रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो यह पुरस्कार भी इस बार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनके नाम है जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिनो, ठीक। इन सभी को इस वर्ष का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या नोबेल पुरस्कार ठीक पिछले वर्ष किए गए कार्य हेतु दिया जाता है, या फिर मतलब ओवरऑल देखा जाता है कि हाँ इन्होंने कुछ कार्य किया है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ओवरऑल देखा जाता है। देखिए, यहाँ पर 2018-19 का एक साथ दिया गया। यह जरूरी नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि हर वर्ष हर विषय का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, ठीक। कंपलसरी नहीं है, नहीं भी दिया जा सकता है, और एक साथ 2 वर्ष के पुरस्कारों को भी दिया जा सकता है। स्टेटमेंट भी लेते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे हम, क्या पिछले वर्ष किए गए कार्य के लिए, यानी कि अभी चल रहा है 2020 ना, यह कह रहा हूँ मैं कि जैसे 2020 चल रहा है तो 2020 का नोबेल पुरस्कार क्या 2019 में जिन्होंने अच्छा कार्य किया होगा उनको मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। 2017, 1917, 1918 इन सबको भी नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी कि विगत पिछले वर्षों में किए गए कार्यों के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पास्ट में उनके किए गए कार्यों के, न कि रिसेंटली जो पास्ट में घटित हुआ है पिछले वर्ष, उसके लिए उनको अगले वर्ष नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। या मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिया जाता है, ऐसा आवश्यक नहीं, हो सकता है दिया भी जाए। 2020 में कोई अच्छा कार्य कर दे, 2019 में कोई अच्छा कार्य कर दे, तो उसे 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया ही जाएगा, ठीक। चलिए, उम्मीद है समझ गएंगे आप लोग। देखिए, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ना हो कि नोबेल पुरस्कार सब कुछ जान लिया, यही नहीं जाना इसकी बेसिक चीज़ों को, है कि नहीं। देखिए, बात करते हैं रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की, जो कि संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया, जिनके नाम है जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंघम, अकीरा योशिनो, ठीक। इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया था इनके लिथियम आयन बैटरी के विकास में योगदान हेतु, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी जो हमारे आपके मोबाइलों में लगा रहता है, लैपटॉप में लगा रहता है, कंप्यूटर्स में लगा रहता है, घड़ियों में लगी रहती है, इत्यादि जगहों पर लगी रहती है। देखते होंगे आप लोग, वहाँ पर लिखा होता है Li, ठीक है। देखिए, नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया और कहा गया कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक बेतार और जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज की नींव रखी, इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार हेतु रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम है जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिनो। क्या इन्होंने एक साथ मिलकर के आविष्कार किया? तो नहीं। देखिए, लिथियम आयन बैटरी का विकास जो है यह क्रमिक रूप में हुआ। सबसे पहले तो वर्ष 1970 में, याद करते चलिए, सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। वर्ष 1970 में
स्टैनली विंटिंघम ने टाइटेनियम डाइसल्फाइड को कैथोड तथा धात्विक लिथियम को एनोड के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, टाइटेनियम डाइसल्फाइड और को कैथोड के रूप में तथा धात्विक लिथियम को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया गया स्टैनली विटिंघम के द्वारा एक बैटरी बनाने के लिए। और इनके द्वारा जो बैटरी बनाई गई उसका विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 2 वोल्ट का। ठीक, तो जाहिर सी बात है 2 वोल्ट की बैटरी किसी काम की नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो इसके बाद यानी कि 1970 के बाद 1980 में जॉन बी गुड इनफ जी के द्वारा जो है कैथोड के रूप में जो है टाइटेनियम डाइसल्फाइड के स्थान पर कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया गया। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो लिथियम एनोड था वह जो है धात्विक लिथियम यानी कि मेटेलिक लिथियम का ही प्रयोग किया गया था एनोड के रूप में। और इनके द्वारा जो बैटरी बनाई गई उसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था लगभग 2 गुना, यानी कि स्टैनली विटिंघम के द्वारा विकसित की गई बैटरी से 2 गुना, यानी कि उनका 2 वोल्ट था तो इनका 4 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट की बैटरी किसी काम की थी तो नहीं। ठीक, देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई जो बैटरी थी उसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि एनोड यानी कि जो मेटेलिक लिथियम से बनाया गया एनोड था इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा, मेटेलिक लिथियम का जो एनोड के रूप में प्रयोग किया गया था इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा, वह जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि अभिक्रियाशील धातु है, इस कारण उसमें विस्फोट हो सकता था। ठीक है, इसीलिए इसका व्यावसायिक प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो इस समस्या का समाधान यानी कि इस धात्विक लिथियम के एनोड की समस्या का समाधान करने के लिए आगे आते हैं जापानी वैज्ञानिक अकीरा योशिनो। ठीक है, इनके द्वारा वर्ष 1985 में जो है पेट्रोलियम कोक का उपयोग किया गया लिथियम धात्विक लिथियम के स्थान पर एनोड के लिए। ठीक है, कि पेट्रोलियम कोक के एनोड का इस्तेमाल किया गया और वर्ष 1985 में व्यावसायिक रूप से पहली बार लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया गया। ठीक है, देखिए 97 वर्षीय जॉन बी गुड इनफ जो है वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले किसी भी क्षेत्र में ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उम्रदराज के व्यक्ति हैं। ठीक, अब तक जो है 97 वर्षीय किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए इसी कंटेक्स्ट में बता रहा था आपको, देखिए वर्ष 1985 में ही इसका आविष्कार हो गया था। 93 से हम जो है सामान्य रूप से लिथियम आयन बैटरियों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन यह पुरस्कार उन्हें तब नहीं मिला क्योंकि तब इसकी उतनी आवश्यकता नहीं पता थी हमको, लेकिन बाद में वर्तमान वर्षों में इसकी आवश्यकता अब देख रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों के बारे में जो कि 2019 में दिए गए। देखिए भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2019 को जो है संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। उनके नाम हैं जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिएडर क्वेलोज। ठीक, मिशेल मेयर, डिएडर क्वेलोज और जेम्स पीबल, इन सभी को जो है यह पुरस्कार दिया गया था ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ को विकसित करने में योगदान देने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए जेम्स पीबल जो है जेम्स पीबल को जो है भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि फिजिकल कॉस्मोलॉजी के सैद्धांतिक खोजों हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। जेम्स पीबल अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका से संबद्ध कनाडाई मूल के वैज्ञानिक है जेम्स पीबल। नेक्स्ट स्विस वैज्ञानिक हैं मिशेल मेयर और डिएडर क्वेलोज, जिनको एक सूर्य जैसे तारे के परिक्रमा कर रहे एक बहिर्ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मिशेल मेयर तथा डिएडर क्वेलोज जो कि स्विस वैज्ञानिक है, इनको जो है एक एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया जो कि सूर्य जैसे एक तारे की परिक्रमा कर रहा था। वहीं अमेरिकी संबद्ध कनाडाई मूल के वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स को फिजिकल कॉस्मोलॉजी के सैद्धांतिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसकी घोषणा 8 अक्टूबर 2019 को की गई थी। ठीक, नेक्स्ट चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, इसकी घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को की गई थी। यह पुरस्कार भी संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला जिनके नाम है विलियम जी केलिन जूनियर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, सर पीटर जे रैटक्लिफ जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, और ग्रेग एल सेमेंजा जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। किस लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इन तीनों ही वैज्ञानिकों को यह चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके द्वारा जो है ऑक्सीजन के बदलते स्तर की प्रतिक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधि यानी जो हमारे आपके शरीर में जीन है ना, उनकी गतिविधि को रेगुलेट या विनियमित करने वाली आणविक मशीनरी की पहचान करने हेतु उनके कार्य के लिए दिया गया। ठीक है, आणविक मशीनरी की पहचान करने के
उनके कार्य हेतु दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इस खोज के द्वारा जो है एनीमिया, कैंसर और बहुत से ऐसे रोगों का उपचार किया जा सकता है, साथ ही उपचार हेतु नई रणनीतियाँ या फिर नए चिकित्सा उपकरणों को या फिर नई चिकित्सा पद्धति को बनाई जा सकती है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अब आगे एक कुछ चीज़ें और जानते चलिए नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले घोषणा किसकी की गई, डेट मैं सबकी बताते चला था। सबसे पहले घोषणा की जाती है चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों की, और सबसे अंत में घोषणा की जाती है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की। ठीक है, क्रम याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए देखिए यहाँ नीचे जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एमएसपी के मूल्यों की बात की गई, जो कि 22 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए थे। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किस किस चीज़ का समर्थन मूल्य जारी किया गया था। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सफ़ेद सरसों और कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया था। ठीक है, तो देखिए इन सभी का यानी इन सभी फसलों का उत्पादन लागत विपणन सत्र 2020-21 में रहा 923 रुपये। यानी कि गेहूं का बात करते हैं सबसे पहले, तो गेहूं की उत्पादन लागत रही 2020-21 के विपणन सत्र में 923 रुपये प्रति कुंटल, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2018-19 में था 1840 रुपये। 2019-20 में इसके एमएसपी में वृद्धि कर दी गई 109% की, यानी कि मूल्य का कुल मूल्य अगर देखा जाए तो 85 रुपये की, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 1925 रुपये। वहीं जौ की बात करें तो जौ की उत्पादन लागत रही 919 रुपये। देखिए यह प्रतिशत जो है ना उत्पादन लागत पे है। आप ये कहें कि यहाँ 1840 से 1950 ही तो हुआ, 1925 ही हुआ, लेकिन नहीं, यह परसेंट जो है उत्पादन लागत पर बताया जा रहा है कि उत्पादन लागत का 109% होता है 1925 रुपये। यानी कि गेहूं के समर्थन मूल्य पर 1925 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी उत्पादन लागत पे। ठीक है, तो जौ का उत्पादन लागत रहा 2020-21 के लिए 919 रुपये, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1440 रुपये था 2018-19 में। इसमें 85 रुपये की वृद्धि की गई, 1525 रुपये कर दिया गया 2019-20 के लिए इसके जौ के एमएसपी पे, जिसमें कुल मूल्य 85 रुपये का वृद्धि हुई थी। और अगर प्रतिशत की बात करें तो उत्पादन लागत के 66% की वृद्धि की गई थी जौ के न्यूनतम समर्थन या एमएसपी मूल्य पर। ठीक, जो कि बढ़कर के 1525 रुपये हो गई। वहीं बात करें चने की या चना की, तो चना का उत्पादन लागत विपणन सत्र 2020-21 में रहा 2801 रुपये, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2018-19 में 4620 रुपये, और इसमें वृद्धि कर दी गई 255 रुपये की, और यह बढ़ करके हो गया 4875 रुपये। और चने के उत्पादन लागत में कुल वृद्धि की गई एमएसपी बढ़ाने के लिए 74% की। ठीक है, चने के उत्पादन लागत में 74% की वृद्धि करके इसका एमएसपी 4875 रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मसूर की, तो मसूर का जो है उत्पादन लागत 27,727 रुपये रहा, या फिर 27 आप याद कर लीजिए, 27 जो है रहा उत्पादन लागत, जिसमें कि 76% की वृद्धि करके 4800 रुपये एमएसपी कर दी गई वर्ष 2019-20 के लिए। ठीक है, 2018-19 में मसूर का एमएसपी था 4475 रुपये, और इसमें 325 रुपये की और वृद्धि करके मसूर की जो है मसूर की एमएसपी वर्तमान में 2019-20 के लिए कर दी गई 4800 रुपये प्रति कुंटल। नेक्स्ट सफ़ेद सरसों और सरसों की बात करते हैं, तो सफ़ेद सरसों और सरसों का उत्पादन लागत रहा 2323 रुपये, जिसमें जो है 90% की वृद्धि करके इसके एमएसपी को कर दिया गया 4425 रुपये। देखिए दो तरीके से बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, और 2018-19 में जो है सफ़ेद सरसों और सरसों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य था 4200 रुपये, जिसमें कि 255 रुपये की वृद्धि करके इसके एमएसपी को वर्तमान 2019-20 के लिए कर दिया गया 4425 रुपये। वहीं बात करें कुसुम की, तो कुसुम जो है 3470 रुपये, कुसुम की उत्पादन लागत रही 2020-21 के लिए आंकलित की गई 3470 रुपये, जिसमें कि 50% की वृद्धि करके इसके एमएसपी को 5215 रुपये कर दिया गया। वहीं कुसुम की जो है कुसुम का एमएसपी रहा 2018-19 में 4945 रुपये, यानी कि 4945 रुपये, जिसमें कि 270 रुपये की वृद्धि करके वर्तमान 2019-20 में इसका एमएसपी कर दिया गया 5215 रुपये। ठीक है, यह डाटा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आता है तो याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की या फिर नेक्स्ट चैप्टर की, है कि नहीं। चैप्टर हम लोग क्या चैप्टर के चक्कर में पढ़ते हैं भाई, टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ बात किया गया नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, तो जाहिर सी बात है मैं इसे नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप सभी को पता है। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से विभाग हैं यह जानना अनिवार्य रहता है। देखिए प्रधानमंत्री के पास कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग आवश्यक रूप से रहता है। इसके अलावा अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए वह भी प्रधानमंत्री के ही पास रहते हैं। ठीक है,
गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार कौन कौन राज्य मंत्री है, कौन कौन राज्य मंत्री नहीं, अभी हाल फिलहाल में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो जानने की भी आवश्यकता नहीं है, प्रश्न नहीं आने की पूरी संभावना है। ठीक है। हाँ, ज़्यादा आपको जानना हो तो अवश्य रूप से आपके पास बुक है ही, आप देखिए इसको। ठीक है। चलिए बात करते हैं राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा राजधानियों के बारे में। तो इसमें हम उन्हीं की बात करेंगे जिन नई नियुक्तियाँ हुई। तो देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं सबसे पहले ही आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट गोवा की बात करते हैं। तो गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा की राजधानी है पणजी। अगला बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM, झामुमो। ठीक है। तो और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, विवादित रहते हैं काफ़ी, नाम जानते रहिए आप लोग। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं तथागत राय और मेघालय के मुख्यमंत्री कुनराड कांगल संगमा। मेघालय की राजधानी है शिलांग। नेक्स्ट मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो मिजोरम के भी नए राज्यपाल बनाए गए जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम के जब बात कर ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी जानते चलिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पू जोरामथंगा और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो देखिए सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं प्रेम सिंह तमांग उर्फ गोले। ठीक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। चलिए तो राज्यों और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से संबंधित जो है बातें समाप्त हुई। बात करते हैं केंद्र प्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्यमंत्री तथा राजधानियों के बारे में। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, जानते चलिए। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए मनोज सिन्हा और लद्दाख क्षेत्र के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। वहीं लक्षद्वीप के नए प्रशासक नियुक्त किए गए जिनका नाम है दिनेश्वर शर्मा। लक्षद्वीप की राजधानियाँ जानते चलिए कवरत्ती है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक। बाकी पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। ठीक। यहाँ के मुख्यमंत्री देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और पुडुचेरी की किरण बेदी हैं। दोनों काफ़ी विवादों में रहते हैं हमेशा, तो नाम जानते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। वैसे एक चीज़ और बता दूं, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, या जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं। ठीक। पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब हमारे नए CAG होंगे या कैग होंगे। ठीक है। गिरीश याद रखिए, गिरीश भाई अपने अब नए कैग हैं। चलिए बात करते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। ठीक है। थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। देखिए राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति हैं M. वेंकैया नायडू। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। यह 47वें क्रम के हैं अपने मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI हैं 47वें न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। लोकपाल कौन है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। PK घोष भी इनको कहा जाता है, PK घोष, PC घोष कहा जाता है, PK नहीं, PC घोष कहा जाता है। PK तो पिक्चर का नाम हो गया, PC घोष कहा जाता है। यह हमारे लोकपाल हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। थोड़ी नई नियुक्ति हुई, इनकी नियुक्ति को विस्तार मिला है तो जानते चलिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी हैं KK वेणुगोपाल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। राज्यसभा के उपसभापति राज्यपाल ही, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है पदेन, है कि नहीं। तो उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू हैं, तो राज्यसभा के सभापति भी M. वेंकैया नायडू होंगे। यह जानते चलिए। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। वहीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। नेक्स्ट राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है। तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। चलिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम बता दूं आपको। वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। और थल सेना अध्यक्ष है जनरल मुकुंद नरवाणे। यह नई नियुक्ति हुई है तो याद रखिएगा आप लोग, जनरल मुकुंद नरवाणे जो है थल सेना अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख मंत्रालयों के सचिव। यह इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं। पर देखिए 2 मिनट लगना है मुझे पढ़ने में, लेकिन नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि बिल्कुल ही मतलब फाजिल सी जानकारियाँ हैं। ठीक है, एनएसए आपको पता ही है कि अजीत डोभाल हैं। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जान लीजिए डॉक्टर के विजय राघवन हैं, और रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक, इन तीनों का नाम जान लीजिए, बहुत हो जाएगा। ठीक है, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल हैं, और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर के विजय राघवन, और रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं जी सतीश रेड्डी, और राजीव गौबा जो हैं वह कैबिनेट सचिव हैं। ठीक, नहीं संतुष्टि हो रही है आपको ना, बता देता हूँ। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यह नई नियुक्ति हुई है। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आप सबको पता है कौन है। देखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया। केंद्रीय जल आयोग, नहीं याद रहेगा चलेगा काम, राजेंद्र कुमार जैन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, याद रखना आवश्यक है कोरोना के कारण। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सैयद गयूर हसन रिजवी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं BS चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी, और मुख्य सूचना आयुक्त है बिमल जुल्का, CIC। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। नेक्स्ट, जांच एजेंसियां एवं अर्धसैन्य बलों के प्रमुख निदेशक, यह इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए भारतीय बोर्ड समितियों के, चलिए पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी कहेंगे कि छोड़ के चलना है। देखिए अर्ध CBI के अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला, CBI के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। और रॉ के यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक हैं सामंत गोयल। IB यानी कि अरविंद कुमार, IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं अरविंद कुमार। ठीक है, अर्धसैन्य बलों और एजेंसियों की बात करते हैं तो देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं AP माहेश्वरी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं VK जौहरी। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के महानिदेशक है SN प्रधान। और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं योगेश चंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय बोर्ड समितियां और भारतीय बोर्ड या समिति प्राधिकरणों के अध्यक्षों के बारे में जानना जरूरी है। तो नाम आप याद रखिए। सॉरी, थोड़ा सा गला आप सूखने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी कि FTII के अध्यक्ष हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। नहीं याद रहेगा चलेगा अगर आप रेलवे की परीक्षा नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं पंकज कुमार। और भारतीय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। नेक्स्ट बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या फिर निदेशक के बारे में। तो सबसे
पहले जान लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एक साइड दिया हुआ है, दूसरी साइड दिया हुआ है अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ठीक है, तो बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं एमवी गोवात्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं एके सुराणा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं जी कमल वर्धन राव, भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उनके अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं आर माधवन और एयर इंडिया के अध्यक्ष हैं राजीव बंसल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। तो एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि वेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर नलिन सिंघल, तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी कि ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं शशि शंकर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के यानी कि सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं अनिल कुमार चौधरी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं मनोज जैन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद, नई नियुक्ति हुई है, याद रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है प्रमोद अग्रवाल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष यानी कि बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं डी राजीव कुमार। ठीक है, वैसे इनको स्किप करके आप अगर हमारा ई दृष्टि का लेक्चर 6 बजट, आर्थिक समीक्षा और आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, यहाँ का 3 गुना प्रॉफिट, 4 गुना प्रॉफिट वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आएगा। यहाँ के कुछ चीज़ों यानी कि प्रमुख आयोगों के अध्यक्षों के बारे में देख लीजिए, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी देख लीजिए और भारतीय बोर्ड और समितियों के प्राधिकरणों के अध्यक्षों के बारे में देख लीजिए, बस सिंपल वहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रमुख सूचकांकों के बारे में। तो देखिए प्रमुख सूचकांक शीर्ष देश और भारत के स्थान की बात की गई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ दिया हुआ वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में चीन शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान तीसरे नंबर पर रहा। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में डेनमार्क पहले पर रहा, भारत का स्थान 168वां रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान रहा 117वां। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान रहा 34वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में जो है डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे, भारत का स्थान रहा 80वां। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा 76वां और पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान रहा 91वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्वीडन का स्थान पहला रहा और भारत का स्थान रहा 9वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत रहा 112वें स्थान पर। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में जो है न्यूजीलैंड पहले स्थान पर और भारत 63वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक 2019 में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और भारत जो है 129वें स्थान पर रहा। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019 में डेनमार्क पहले पर रहा और भारत 101वें स्थान पर रहा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और भारत जो है 133वें स्थान पर रहा। वहीं आईएमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत जो है वह रहा 59वें स्थान पर। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में अफगानिस्तान पहले पर रहा और भारत 7वें पर रहा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में यूएसए पहले स्थान पर रहा और भारत जो है 82वें स्थान पर रहा। गिविंग इंडेक्स यानी कि जो लोग दान सबसे ज़्यादा किस देश के द्वारा किया जाता है, किस देश के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा और भारत जो है 68वें स्थान पर रहा। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में सिंगापुर पहले पर रहा और भारत 43वें स्थान पर रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में स्वीडन पहले पर रहा और भारत 74वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत 141वें स्थान पर रहा। एशिया पावर इंडेक्स 2019 में अमेरिका पहले पर रहा और चौथे स्थान पर भारत रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है यहाँ देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले पर रहा और भारत 142वें स्थान पर। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में जो है फिनलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत 144वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में हांगकांग पहले स्थान पर रहा और भारत 129वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में अमेरिका पहले पर रहा और भारत 36वें स्थान पर रहा। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्पेन पहले स्थान पर रहा और भारत 34वें स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत 52वें स्थान पर रहा।
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड पहले पर और भारत 72वें स्थान पर रहा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में बेलारूस पहले स्थान पर रहा और भारत 102वें स्थान पर रहा। समावेशी विकास सूचकांक 2018 में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा और भारत जो है वह 62वें स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए इसी के साथ यह सूचकांक वाला समाप्त होता है टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश के उच्च न्यायालय, मुख्य खंडपीठ और मुख्यपीठ, खंडपीठ, क्षेत्रीय अधिकारिता और उनके मुख्य न्यायाधीश तथा स्थापना के वर्षों के बारे में। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीशों के बारे में मैं उन्हीं को बताऊंगा जिनकी अभी नई नियुक्ति हुई है। ठीक, बाकी इनकी खंडपीठों के बारे में बताऊंगा आपको और इनकी स्थापना के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले भारत में स्थापित होती हैं 1862 में 3 उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। इनकी मुख्य पीठ कलकत्ता उच्च न्यायालय की कोलकाता, बॉम्बे उच्च न्यायालय की मुंबई और चेन्नई उच्च न्यायालय की मद्रास उच्च न्यायालय की चेन्नई में है। ठीक है, तो देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है, एक खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और निकोबार द्वीप समूह में। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय की 3 खंडपीठ है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। और मद्रास उच्च न्यायालय की 1 खंडपीठ है, मदुरै में। ठीक, इनकी क्षेत्र अधिकारिता कहाँ तक है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में क्षेत्राधिकारिता है। वहीं बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव राज्यों पर है। मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुडुचेरी में। ठीक है, इन तीनों के बाद स्थापना होती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। इसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ है लखनऊ में। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। चूँकि उत्तर प्रदेश हम पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। यहाँ के यानी कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1884 में जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसकी मुख्य पीठ बंगलुरु में है और 2 खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग में। ठीक है, इसकी राज्य क्षेत्राधिकारिता सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय की। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ पटना में है और इसका क्षेत्राधिकार बिहार में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। ठीक है, यहाँ के नए न्यायमूर्ति की नियुक्ति हुई मुख्य न्यायाधीश की, जिनका नाम है न्यायमूर्ति संजय करोल। नेक्स्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी, आज़ादी के बाद। ठीक, यानी कि आज़ादी के पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 उच्च न्यायालय थे, यह जान लीजिए। ठीक है, देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। मुख्य पीठ इसकी गुवाहाटी में है, खंडपीठ इसकी कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। इसके राज्य क्षेत्राधिकार कहाँ तक हैं, तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में इसका क्षेत्राधिकार है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अजय लांबा। नेक्स्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है। इसकी एक खंडपीठ है जयपुर में। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य तक है। इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में उड़ीसा और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। इसकी मुख्य पीठ है कटक में और खंडपीठ इसकी कोई नहीं है। उड़ीसा इसका एकमात्र क्षेत्राधिकार राज्य है उड़ीसा और इसके नए न्यायमूर्ति की नियुक्ति हुई है, यानी कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है उड़ीसा उच्च न्यायालय में, जिनका नाम है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। इसकी मुख्य पीठ श्रीनगर जम्मू में है। इसका क्षेत्राधिकार जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ठीक, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुख्य पीठ अमरावती में है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में है और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति हैं न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी। नेक्स्ट मद्रास उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई। इसकी मुख्य पीठ जबलपुर में है और 2 खंडपीठें हैं ग्वालियर और इंदौर में और इसका क्षेत्राधिकार यानी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केरल उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में यानी मध्य प्रदेश और केरल उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है कोच्चि में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है।
इसका क्षेत्राधिकार केरल और लक्षद्वीप दोनों क्षेत्रों में है, ठीक है। केरल और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप देख लीजिएगा, ठीक है। मैप में देखते चलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जब भी बात, जितनी देर से बात हो रही है उच्च न्यायालयों की, आप भारत का फिजिकल मैप खोल करके अपना आराम से सुनिए लेक्चर को, ठीक है। तो केरल और लक्षद्वीप इसका क्षेत्राधिकार है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति एस मणिकुमार। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात उच्च न्यायालय की। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। इसकी मुख्य पीठ अहमदाबाद में, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसकी मुख्य पीठ है नई दिल्ली में, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार है एनसीटी दिल्ली और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति है न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल, ठीक। नई नियुक्ति हुई है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी, ठीक है। 1966 में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है चंडीगढ़ में, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर है। इसके मुख्य न्यायमूर्ति हैं न्यायमूर्ति रविशंकर झा। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ शिमला में है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक है। इसके मुख्य न्यायमूर्ति की अभी नई नियुक्ति हुई है, उनका नाम है न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम उच्च न्यायालय की। तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय गंगटोक में, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ सिक्किम राज्य पर है और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति जो कि कार्यवाहक हैं न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष देखिए 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 2000 में हुई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है या मुख्य पीठ बिलासपुर में है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य पर है और यहाँ के न्यायमूर्ति हैं न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में हुई थी और यहाँ की मुख्य पीठ नैनीताल में है। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य में है और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति जो कि कार्यवाहक हैं, नाम है उनका रवि मालिमत। नेक्स्ट झारखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना भी वर्ष 2000 में हुई थी और इसकी मुख्य पीठ है रांची में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है झारखंड उच्च न्यायालय की। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य पर क्षेत्राधिकार है, वह है झारखंड और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति की नई नियुक्ति हुई जिनका नाम है न्यायमूर्ति रवि रंजन। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय उच्च न्यायालय की, मणिपुर उच्च न्यायालय की और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। इन तीनों न्यायालयों की स्थापना एक साथ वर्ष 2013 में हुई थी। तो मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है शिलांग में, जिसकी कोई खंडपीठ नहीं, यानी मेघालय उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ नहीं और इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ मेघालय राज्य पर है और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है जो कि नई नियुक्ति हुई है न्यायमूर्ति विश्वनाथ सुमद्दर, ठीक है। नेक्स्ट मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना भी 2013 में हुई थी और यहाँ की मुख्य पीठ है इम्फाल में। मणिपुर उच्च न्यायालय की भी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ मणिपुर राज्य में है और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है रामलिंगम सुधाकर। नेक्स्ट त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 2013 में। इसकी मुख्य पीठ है अगरतला में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य पर क्षेत्राधिकार है, वह है त्रिपुरा और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति हैं न्यायमूर्ति अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, ठीक है। पॉलिटिकल मैप लेकर के बैठिए, याद हो जाएगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के बैठिए। तेलंगाना उच्च न्यायालय की अंतिम बात होती है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 2019 में, ठीक है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है, बताइए कहाँ पर, अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हुई, ठीक है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की भी कोई खंडपीठ नहीं है। इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना राज्य पर है और यहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है। तो ठीक है, देखिए उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। तो देखिए 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी कहीं ना कहीं कोई न कोई खंडपीठ है, ठीक है। 7 ऐसी कोर्टें हैं, कोर्ट नहीं बोलते हैं इनको, उच्च न्यायालय बोलते हैं या हाई कोर्ट बोलिए आप, ठीक है। जिनकी कोई न कोई खंडपीठ है। बाकी कुल कितने न्यायालय हैं भारत में इस समय? तो भारत में इस समय कुल 25 न्यायालय हैं, ठीक है। लेटेस्ट में 2019 में तेलंगाना और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी। आज़ादी के पहले भारत में कितने उच्च न्यायालय थे? तो आज़ादी के पहले भारत में सिर्फ और सिर्फ 6 उच्च न्यायालय थे, जिनके नाम हैं क्रमशः कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद और
कर्नाटक और साथ ही साथ पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, या डिस्क्रिप्टिव करंट लेक्चर में बात करेंगे प्रमुख वर्ष, दिवस और सप्ताहों के बारे में और इसके आगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और एक बार लाइक करते हुए जाइएगा यार। चलिए, थैंक यू।